गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा अगला टॉपिक है सिंथेटिक पॉलीमर्स। बड़ा इजी सा और स्कोरिंग सा टॉपिक है। आप एक बार भी रीडिंग लोगे तो मोस्टली इसको आप 2 क्लास में 1 क्लास और लगाएंगे, कवर कर देंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन, ये जो हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया ना, आप इनको नोट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो। मतलब कई बार आपको समझ में नहीं आती कि डेफिनेशन कैसे लिखें, तो आप इनको एज़ इट इज़, जैसे मैंने शॉर्ट तरीके से बना रखी है, आप इनको एज़ इट इज़ लर्न करके एज़ इट इज़ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी को इसका PDF चाहिए इन इमेजेस का, तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। आप मुझे मैसेज कर देना, आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। और ये एक शुरुआत है, आप लोग इसको सपोर्ट करना। तो ये जो पॉलीमर्स हैं, स्टार्ट करते हैं। वेरी लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, आपको पता है, हाई मोलिकुलर मास होता है, और मेन होता है इसमें मोनोमर्स यूनिट। मेरी स्मॉल सी यूनिट्स होती है जिनको हम कहते हैं मोनोमर्स यूनिट्स, जिससे ये क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। जैसे आपने बहुत ही कॉमन पढ़ा होगा पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है वाइडली यूज्ड पॉलीमर है, किसका बना होता है आपका, इथाइलिन जो होती है आपकी, इथाइलिन कौन सी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होती है इथाइलिन। इसके एन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके आपको क्या दे देते हैं, पॉलीथीन पॉलीथीन पॉलीमर, ठीक है। अब इनकी टाइप है होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स मतलब अभी हमने पढ़ा था पॉलीथीन, उसमें हमने एन मॉलिक्यूल्स एक ही मोनोमर यूनिट के यूज़ करे हैं, जैसे कि इथाइलिन। तो उस टाइप के जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वो क्या कहलाएंगे, होमोपॉलीमर्स। और अगर एक पॉलीमर के अंदर एक से ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट्स, आप आगे देखेंगे नाइलॉन 66 में 2 मोनोमर्स हम यूज़ करते हैं, उसका बहुत है। नाइलॉन 66 है आपका, पॉलीअमाइड्स हैं, कई हैं, नाइलॉन 6 है, एक अकेला 66 है, एक 6 है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कोपॉलीमर्स। पॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स, इनके बेसिस पे हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब बात आती है इनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको पता ही है कि ये जो होते हैं एक एक्सीलेंट, इनमें थर्मल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, इनसोल्यूबल होते हैं मोस्टली सॉल्वेंट्स के अंदर, इनमें अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और मोस्टली जो होते हैं सिंथेटिक हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उनमें हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। बट नेचुरल भी हमें बहुत सारे पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे नेचुरल रबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसको फिर हम बाद में थोड़ा सा मॉडिफाइड करके आर्टिफिशियल मैनर में फिर उसको हम क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं उसकी, क्योंकि जो नॉर्मल हमें मिलते हैं उसके इतने यूजेस नहीं होते, जबकि हम जब यूज़ करते हैं आपके जो सिंथेटिक वाले, उनके थोड़ी एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले तो इसमें हम पॉलीमराइजेशन में हम ये याद रखते हैं कि जो रिएक्शन हो वो कंट्रोल्ड मैनर में हो, क्योंकि मल्टीपल्स यूनिट्स कंबाइन हो जाती है एकदम से, बल्कि हाई मोलिकुलर वेट का हमें पॉलीमर ऑब्टेन्ड हो जाता है। दूसरा, हम इसमें ये भी देखते हैं कि प्योरिटी किसी भी तरह से इसकी सेक्रीफाइस ना हो। मतलब आप ये ना हो कि आप प्योरिटी जो है सेक्रीफाइस हो जाए आपकी बनाने में। तो 2 तरह की इसमें कैटेगरी हैं, एडिशन और चेन ग्रोथ। नाम से ही पता लग रहा है, एडिशन मतलब एक यूनिट दूसरी तीसरी चौथी ऐसे यूनिट सारी क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। और इसमें टुगेदर होते हैं मॉलिक्यूल्स की मोनोमर यूनिट और लार्ज पॉलीमरिक यूनिट बनाते हैं। इसमें भी आगे 2 टाइप हैं, एक तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से पॉलीमराइजेशन होता है, एक होता है आयनिक टाइप से। आयनिक में हम 2 पढ़ेंगे, कटायनिक और अनायनिक, ठीक है। फ्री रेडिकल जो विनाइल पॉलीमराइजेशन है, ये इस तरह की पॉलीमराइजेशन है जिसमें हम मोस्टली फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। ऐसे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिसमें हमें फ्री रेडिकल जनरेट करवाने पड़ते हैं। जैसे हमने फ्री रेडिकल एक पीछे पढ़ा हुआ है, अपना जो बेंजोइल पेरोक्साइड है वो फ्री रेडिकल जनरेट करता है, जैसे आपको अगले में दिखेगा भी। ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, ये देखो यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा आपका, ये वाला एक यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बन गए आपके, देखो बेंजोइल रेडिकल के, ठीक है। तो ये रेडिकल इनिशिएट, इसको R मान सकते हो आप। अगले स्टेप में इसको आप क्या मान सकते हो, R मान सकते हो। और देखो चेन प्रोपोगेटिंग में इसको R माना हुआ है, ठीक है। तो ये R
ग्रुप आपका लगा हुआ है किसी भी जो मोनोमर यूनिट है, मान लो इथाइलिन ही ले लिया हमने, ये जी है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जी मान लो क्लोराइड लगा हुआ है, ये जो भी ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले इसको रेडिकल को जनरेट करवाया था जो पहले स्टेप के अंदर इनिशिएशन में, उस रेडिकल में अगली मोनोमर यूनिट जोड़ेंगे, पहली, दूसरी, देखो इसने तीसरी, एंड मैनी मोर, तो आपकी ये एलोंगेटेड चेन फॉर्म हो जाती है। ये जो एलोंगेटेड चेन है, ये देखो, ये आपकी चेन प्रोपोगेशन स्टेप में, सब में स्टेप यही है 3, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और थर्ड वन इज़ चेन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग के कई तरीके हैं, टर्मिनेटिंग के इसमें 3 तरीके दिए हुए हैं। पहला है कपलिंग। कपलिंग किसकी हो जाएगी, कपलिंग बिटवीन द ग्रोइंग चेन्स। अब जो आपका ग्रोइंग चेन है और जो आपका कैटलिस्ट है, ठीक है, ये तो आपकी ग्रोइंग चेन है, ये वाली देखो, ये आपकी ग्रोइंग चेन है, ठीक है, तो अब ये n मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए, ठीक है। अब ये जो आपका रेडिकल है R, ये इसके साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो दोनों मिलकर क्या बन गया आपका, कंबाइन। मतलब ये जो हमने कैटलिस्ट लिया था हमारा, वही किस तरह से यूज़ हो रहा है अब एज ए टर्मिनेटिंग एजेंट की तरह, जो रेडिकल हमने बनाया था वो जाके जुड़ जाता है। सेकेंड मेथड है इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब है 2 रेडिकल आपस में, मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये आपका देखो, इसके पास CH2 के पास 2 हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन अपना दूसरे को दे देता है, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। जैसे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो आपका आगे फर्दर रेडिकल ही नहीं है, अगर रेडिकल ही नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते, आगे चेन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। चेन ट्रांसफर रिएक्शन में, चेन ट्रांसफ़र में ये अदर रीजेंट होते हैं, मतलब कि ये एक तरह के आप ये कह सकते हो इम्प्योरिटीज़ हैं मोनोमर के अंदर, इम्प्योरिटीज़ हैं। तो ये इम्प्योरिटीज़ ASH के फॉर्म में आपने लिख लिया, आपके बुक में दे भी रखा होगा कि ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये कंबाइन होने लग जाती हैं, ठीक है, तो इसका एक एटम उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, आपकी जो ग्रोइंग चेन है, और दूसरा एक नया फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा जो साइड प्रोडक्ट बनाने लग जाएगा। तो चाहिए था हमें कुछ और मिल जाता है कुछ और, तो ये भी हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो ये भी कोज करती है रिएक्शन के रेट को कम करने के लिए। तो 3 स्टेप है, तीनों आपको याद हों। तो इसके एग्जाम्पल हैं, एक तो पॉलीथीन ही आप इसका यूज़ करते हो, पैन है, पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे पॉलीएक्राइलो के बारे में, पॉलीस्टाइरीन, ये भी एक एग्जाम्पल है, लर्न रखना चाहो तीनों में से सबसे ईजी है पॉलीथीन को यूज़ करो, याद रहता है। दूसरा जो इसमें है आयनिक पॉलीमराइजेशन। आयन तो अब दोनों तरह के होते हैं भाई, कटायन भी होते हैं और अनायन भी होते हैं। कटायन अनायन में बस फ़र्क इतना ही है कि जो कटायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन है उसका जो मैकेनिज़्म में जो प्राइमरी स्टेप है उसमें हमारा कार्बोकटायन बनेगा, जो पाई बॉन्ड है इथाइलिन का या किसी का भी, उसके अंदर जो अनसैचुरेशन है, जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, वो H पॉजिटिव को ले लेगा, क्योंकि हम इसमें एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है, एसिड विद मोनोमर टू फॉर्म द कटायन, ठीक है। ये कटायन बन गया हमारा। ये कटायन जैसे ही बना, अब हम फर्दर क्या करेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल लेके आएंगे, फिर तीसरा लेके आएंगे, ठीक है, फिर इस तरह से प्रोपोगेटिंग चेन हमारे आगे कंटिन्यू करेगी, ठीक है। अब अगला सवाल आता है जी चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में वही मेथड कि आपका जो H+ था फ्री एसिड वाला, वो आपके कार्बोकटायन के साथ जुड़ जाए, या फिर दूसरा वाला कार्बन है वो अपना हाइड्रोजन दे दे, ठीक है। जो तीनों मेथड्स हमने पीछे पढ़े हैं, तीनों में से कुछ भी पॉसिबल, क्या पता कोई इम्प्योरिटीज़ आ जाए, तब भी आपका ये बन सकता है। एक ब्यूटाइल रबड़ होता है, ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कटायन वाले का। ब्यूटाइलिक रबड़ हम लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसके बारे में। तो वही 3 स्टेप है चेन टर्मिनेशन में। देखो लास्ट में आपका हाइड्रोजन दे दिया कार्बन ने और डबल बॉन्ड बन गया, कोई भी एक मेथड आपको याद रहे। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड है आज के लिए अनायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, ठीक है। विनाइल पॉलीमराइजेशन में वही पहला स्टेप, हम इसमें बेस यूज करेंगे। अब क्यों बेस हमने क्यों यूज़ किया भाई, हमें अब बनाना है कार्बन आयन,
तो ये जो यहाँ पे जी है ये याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन ना कौन सा ग्रुप होगा, विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आएगा अनायन की वजह से। अगर अनायन की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, आपका जो विड्रॉइंग ग्रुप है इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। वहाँ पे जी कटायन के केस में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होना चाहिए ताकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब आप बेस कौन कौन से यूज़ कर सकते हो, सोडामाइड ले सकते हो, अल्काइल लिथियम, RMGX, ये सारे आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि नेगेटिव पार्ट देते हैं, एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। तो आपका फर्स्ट स्टेप में देखो इसने अटैक किया, बन गया क्या आपका कार्ब अनायन। ठीक है, नेक्स्ट वही स्टेप, दोनों चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट कि ठीक है ये तो हम कर लेंगे, इसमें से आपसे आयनिक भी पूछ सकता है, फ्री रेडिकल भी। बस याद ये रखना कि आयनिक में आपको आयन कटायन भी बना सकते हो आप, अनायन भी। स्टेप बिल्कुल सिमिलर है। प्रोपोगेशन में क्या है, n यूनिट लिख देना और सीधा उस पूरा जो भी रिपीटिंग यूनिट है 2 को लिख के ब्रैकेट में n कर देना, लिखने का तरीका। अब लिमिटेशंस है विनाइल पॉलीमराइजेशन की। क्यों भाई, अगर विनाइल में लिमिटेशन है तभी तो आगे हम एक और कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, ज़िग्लर-नाटा। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या है कि देखो जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं ना पॉलीमर, वो लीनियर वाले हम प्रेफर करते हैं, इसमें बनते हैं ब्रांच्ड वाले। तो ब्रांच वालों का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कई बार फिट नहीं बैठती, तो इसकी जो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और दूसरी बात बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होते ब्रांच्ड वाले। तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड लीनियर वाले बने, वो जो इसमें पॉसिबल नहीं हो पाते, क्योंकि ब्रांच तो बनेगी, क्योंकि ब्रांच वाली यूनिट कंबाइन कर रहे हैं हम। दूसरी बात है स्टीरोकेमिकल अरेंजमेंट्स नहीं पता लगती हमें। देखो इसमें स्टीरोकेमिकल अरेंजमेंट में ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लो आपकी ये यूनिट है कार्बन, ठीक है, ये G ग्रुप लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये कोई भी 2 ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ से दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, फिर ये G, फिर इस तरीके से यूं ही 2 बॉन्ड बन रहे हैं, फिर ये कार्बन अगले वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे H, फिर G। ठीक है, इस तरह से ये यूनिट रिपीट हो रही है। ज़रूरी तो नहीं है कि इसी सीक्वेंस में ही रिपीट हो। अगर इसी सीक्वेंस में, मतलब ये कौन सा सीक्वेंस है, सेम सीक्वेंस, आइसोटैक्टिक, इसको क्या बोलते हैं, आइसोटैक्टिक, जिसमें आपकी जो रिपीटिंग यूनिट है वो बिल्कुल ऑर्डर में अरेंजमेंट है, मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, इस तरह से। तो या तो इस तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल है। दूसरे अरेंजमेंट पॉसिबल क्या है, अल्टरनेट ऑर्डर में हो। अल्टरनेट ऑर्डर में मतलब कैसे, पहले हाइड्रोजन आ गया, यहाँ G आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन आया, यहाँ G आ गया। ठीक है, अब अगले वाले में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन पहले आ गए, पहले G, फिर 2 हाइड्रोजन, फिर G। अब किसकी बारी है, कार्बन पे G और हाइड्रोजन, अल्टरनेट यूनिट आ रही है आपकी। पहले वाले में G पहले आया था एक, फिर H पहले आ गया, फिर दोबारा G आ गया, मतलब इस यूनिट ने इसको क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। इसको बोलते हैं सिनडायोटैक्टिक। सिनडायोटैक्टिक का मतलब क्या है आपका, अल्टरनेट ऑर्डर में आपकी रिपीटिंग यूनिट्स क्या होती है, अरेंज होती हैं। लास्ट है एटैक्टिक। एटैक्टिक का नाम ये है कि आपकी ये जो अरेंजमेंट है वो कैसी हो, बिल्कुल ही रैंडम अरेंजमेंट है। इसमें रैंडम का मतलब कुछ नहीं पता, पहले G भी आ सकता है, H भी आ सकता है, जो मतलब जो आपकी हम पहले सीक्वेंस लेके चल रहे हैं। जैसे मैंने ये G लगा दिया, यहाँ H लगा दिया अरेंजमेंट में, ये 2 बॉन्ड है, फिर इसका अगले कार्बन के साथ है, फिर ये है, फिर इसके ये, फिर अगले कार्बन के साथ इसके, यहाँ पे G आ गया, यहाँ H आ गया, फिर यहाँ भी H आ गया, फिर G आ गया। अल्टरनेट मतलब इसका कोई मैनर ही नहीं है कि किस मैनर में ये यूनिट क्या हो रही है, आपकी अरेंज हो रही है। तो हम तीनों टाइप की अरेंजमेंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो हमें नहीं पता, हर एक अरेंजमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो हमें एक टाइप का नहीं मिलता। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है भाई, इसके लिए सोल्यूशन है ज़िग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन। कौन सी पॉलीमराइजेशन, ज़िग्लर-नाटा या कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें हम मेन है इसका रीजेंट है एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल या फिर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं। इसका नाम आपको पता हो, ये जो कंपोजिशन है केमिकल ये आपको पता हो, इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ सकता है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं आएगा बट 1 मार्क्स के टाइप से ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है करता क्या है, ये
इसका एडवांटेज ये है कि एक तो हमें ज़्यादा हार्श कंडीशन नहीं चाहिए, माइल्ड कंडीशन में ये काम करने लग जाता है। एक हमें सबसे बड़ी बात, ब्रांचिंग ना मिलकर स्ट्रेट चेन पॉलीमर मिलता है, ऑलमोस्ट नो ब्रांचिंग, ठीक है। और जो लिमिटेशन थी आपकी किसकी भला, विनाइल फ्री रेडिकल की या कटायन की, कि स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं थी, बट इसमें आपको एक स्टीरियो स्पेसिफिक पॉलीमराइजेशन मिलती है जब आप जिग्नर नाटा का क्या करते हो, यूज़ करते हो, ठीक है। अब आप कहोगे जी किस में यूज़ करते हैं, पॉलीप्रोपाइलीन एक अमीनो एसिड है, पॉलीप्रोपाइलीन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसमें आप इसको क्या कर सकते हो, यूज़ करके आप इसकी एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर फॉर्म कर सकते हो, जिसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, काफ़ी स्पेसिफिक होंगी और काफ़ी ही हाईली क्या होती हैं, लीनियर होती हैं, ब्रांच तो कम होता है, ऑलमोस्ट नो ब्रांचिंग होती है, ठीक है। तो ये आपका पहला टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है पॉलीमराइजेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट, एक मैं आपको एक आपको चार्ट बताऊंगी, आपको उसी मैनर में चार्ट बनाना है पॉलीमर्स का, ताकि आप लास्ट एंड उनको रिवाइज करो और लिख सको कोई भी पॉलीमर आए, ठीक है। और कुछ जो स्पेसिफिक पॉलीमर्स है जैसे बेक्केलाइट है, नायलॉन 66 है, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे जो आते हैं बेसिकली, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।